हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। जितने लोग भी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। माफ़ी चाहूँगा, आज मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ नहीं पा रहा, स्क्रीन नहीं है मेरे पास, लेकिन आपके कमेंट का जवाब कमेंट के माध्यम से मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, हमारी जो सीरीज़ थी HCS, UPSC और PCS, इन सभी के एग्ज़ाम के लिए हम लोग इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर वाइज MCQ कर रहे थे। हमारा पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा चैप्टर वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में हम पहले पार्ट को पढ़ेंगे, ऋग वैदिक काल को। ऋग वैदिक काल के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे ये रहा जी, देखिएगा आप लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आपको क्वेश्चन पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सत्य दे रखा है या असत्य दे रखा है। कई बार सत्य नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। देखिए जी, आर्यों के सभी कबीलों का आगमन एक साथ हुआ था, बताना है आपको सत्य कौन सा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, आर्य एक साथ नहीं आए थे, अलग अलग डायरेक्शन से आए थे, अलग अलग जगहों पे गए। आर्यों का संघर्ष दास तथा दस्यु नामक स्थानीय जनों से हुआ था, ये बात बिल्कुल ठीक है। दास जनों का उल्लेख प्राचीन सीरियाई साहित्य से मिलता है, नहीं जी। दस्यु मध्य एशिया के मूल निवासी थे, नहीं जी। तो आंसर होगा बी। इस क्वेश्चन में सिर्फ बी जो है वो सत्य है। आर्य मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से आए थे, ये बात हमें बताई है मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर के अनुसार ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, लेकिन एक साथ नहीं आए, अलग अलग कबीलों में आए थे। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, इतिहासकारों के अनुसार भारत आगमन के समय आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जब भारत में आर्य आए थे उस समय मुख्य कारण क्या था? देखिए, व्यवसाय का काम जो है, मेन काम क्या होता था इनका? देखिए, एक तो होता है ऋग्वैदिक काल, आर्यों का शुरू का टाइम, एक होता है पोस्ट वैदिक पीरियड। दोनों में फ़र्क इतना है कि इसमें लोहे की खोज हो गई थी, आयरन एज जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे औजार जो बनते थे वो पत्थर के बनते थे। अब सोचिए, जहाँ पे लोहे के औजार होंगे वहाँ कृषि पहले नंबर पे होगी ना। पत्थर के औजार है मतलब कृषि इतने बड़े पैमाने पर नहीं होगी, इसका मतलब कृषि नहीं आएगा। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय शुरू में था पशुपालन, उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आएगा ना तब हो जाएगा इनका मुख्य कारण कृषि। मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि, यहाँ पे आएगा पशुपालन या पशुचारण, एक ही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। फिर वही बात आ गई, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सत्य है। देखिए जी, सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी का नाम था, बिल्कुल सही बात है जी। सरस्वती को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आर्यों का भारत में आरंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था, बिल्कुल फिट बात है, तीनों के तीनों सही हैं। आर्यों ने संस्कृत जो है सरस्वती को ही पवित्र माना है और नदी तमा भी कहा है, और इसके अलावा सप्त सैंधव में सबसे पहले आर्य लोग बसे थे। सप्त सैंधव सिंध के 7 प्रांत, जो 7 नदियों का एरिया है, उन 7 नदियों में सिंधु, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आर्यों के द्वारा अपने प्रसार के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से हथियारों का प्रयोग किया जाता था? आर्य जैसे भारत में आए धीरे धीरे उन लोगों ने अपना विस्तार किया, तो कौन कौन से हथियार वो समय समय पे यूज करते रहे, कौन कौन से औजार वो लोग समय समय पे यूज करते रहे? देखिए जी, छेद और कुल्हाड़ी, बिल्कुल सही बात है, ये उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा कांसे की कटार बिल्कुल किए हैं उन्होंने, खड़ग बिल्कुल किए हैं, पत्थर की दराती नहीं मिली वहाँ से। ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन सी होगा। छेद की कुल्हाड़ी उन्होंने, कांसे के कटार उन्होंने यूज़ किए हैं, खड़ग यूज़ किए हैं। ठीक है, पत्थर की दराती उन्होंने यूज़ नहीं की। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ये लिखा हुआ भी है, हम लोग NCERT MCQ कर रहे हैं। ठीक है, और ये जैसे ओल्ड NCERT का जो ओल्ड एडिशन है ना, उसमें 7वीं क्लास में
चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है ये। तो देख लीजिएगा, यूपीएससी में सबसे पहली प्रेफरेंस होती है कि आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़िए। मैं पुरानी एनसीईआरटी के ही आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि पेपर में आपको डिटो मिलेंगे। ठीक है, देखिए, भारत और त्रित्सु नामक आर्य वंश कबीले के पुरोहित निम्नलिखित में से कौन से थे? भरत और त्रित्सु नामक आर्य वंश कबीले के पुरोहित, इनके कबीले के पुरोहित कौन से थे? तो इन कबीलों के पुरोहित जो थे वो ऋषि वशिष्ठ थे। ऋषि वशिष्ठ जो है इनके पुरोहित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आर्यों की जानकारी के स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए इसका आप लोग बताइए, आर्यों की जानकारी के स्रोत जो है उनमें से कौन सी बात सच है? आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सा सत्य है, सॉरी कौन सा सत्य नहीं है। देखिए कौन सा सत्य नहीं है, देखिए ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये। कस्साइट अभिलेख इराक से जो है से आर्य नाम उल्लेखित मिलता है, बिल्कुल सही बात है ये। मितनी अभिलेख सीरिया से जो है आर्यों की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय अभिलेख हाथी गुफा में आर्यों की जानकारी, ना जी ऐसा कुछ नहीं है, हाथी गुफा के अंदर आर्यों की जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो बाकी की जो ऊपर की तीनों बातें हैं वो बिल्कुल सच हैं। ऑप्शन डी होगा कि ये सच नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए जी, पंचजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचजन के संबंध में कौन से कथन पे जो है सही है, सत्य है? सत्य दे रखा ना, कौन सा कथन सत्य है, आपको इस पे विचार करना होगा। देखिए जी, यह आर्यों के 5 कबीलों का समूह था, इसको बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, इसके अलावा 5 कबीलों के आपस में शत्रुता थी, बिल्कुल थे, दुश्मन थे आपस में। तुर्वस और अनार्य कबीला था, ना जी तुर्वस और अनार्य कबीला नहीं था। इसका मतलब आंसर बनेगा 1 और 2, किसमें है? ए में है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जी, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी बार कितने एग्जाम में आ चुका है। परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था ये युद्ध। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लिखित जो है 10 राजाओं का युद्ध, या फिर इसको 10 राज्य युद्ध भी बोलते हैं, परुष्णी नदी, और जिसका वर्तमान में नाम है रावी। तो ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया था जी। समझ में आ गई बात। चलिए जी आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय आर्य भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य जो थे भारत में, उनकी भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है, आप लोगों को ये बताना है जी। ठीक है, देखिएगा, आर्य भाषा वैदिक संस्कृति पर आधारित थी, बिल्कुल सही बात है, ये तो ठीक है। आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1000 BC पूर्व, ना जी ऐसा तो कुछ नहीं है। आर्य तो 1750 में आए थे, तभी आ गई थी भाषा। तो आर्य हिंदू यूरोपियन परिवार की भाषा बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब केवल बी गलत है, केवल बी किस में आएगा? इसमें बी आंसर होगा बी, केवल 2 गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन वैदिक सभ्यता के इस चैप्टर का। देखिए जी, जिन क्षेत्रों में आर्य भाषियों की संस्कृति का विकास हुआ वहाँ एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता था। इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था चित्रित धूसर मृद भांड। क्या कहा जाता था? चित्रित धूसित मृद भांड। ठीक है, धूसर मृद भांड। चलिए जी आगे देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट इसका जवाब आप लोग देंगे। आर्यों के प्रसार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनका जो विस्तार हुआ है ना, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आप लोगों को ये बताना है। चलिए, आर्य सबसे पहले पंजाब के एरिया में बसे, बिल्कुल सही बात है। कालांतर में कुरुक्षेत्र तक आ बसे, बिल्कुल सही बात है। नर्मदा के मुहाने तक आर्यों का, ना जी साउथ में तो गए ही नहीं थे ये लोग, नर्मदा तो साउथ इंडिया में आ गई ना। तो इसका मतलब 1 और 2, 1 और 2 की अगर बात करूं तो 1 और 2 किस में से ही है? सी में, आंसर होगा सी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ये यार बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, मुझे पढ़ाते हुए इतना मज़ा आ रहा है जब, तो सोचिए आप लोगों को ये क्वेश्चन करते हुए कितना मज़ा आ रहा होगा, है ना, है मज़ेदार। चलिए जी आगे देखिए, अभी हम ऋग्वेदिक काल ही पढ़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12,
ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। आपको अगर कथनों पर विचार दे रखा हो तो नीचे देख लो तुरंत, सत्य पूछ रखा है या सत्य पूछ रखा है, या पूछ रखा है सत्य नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इनके जीवन पर आधारित, इनके जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना आप लोगों को। ठीक है, देखिए जी, ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन पशुचारण था, पशुचारण पर आधारित था, बिल्कुल था जी। ऋग्वेद में गविष्ठ युद्ध का प्राय है, बिल्कुल है जी। ऋग्वेदी लोगों की भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं था, ना जी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब निजी स्वामित्व बिल्कुल नहीं था, सरकारी भूमि हुआ करती थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है आंसर होगा इसका 1 2 3 सी। चलिए आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। आपको बताना है ऋग्वैदिक जीवन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में जो जीवन था, असत्य कौन सा है, कौन सी बात झूठ है, इसके अंदर आप लोगों को ये बतानी है। देखिए जी, इस काल में युद्ध मवेशियों एवं भूमि दोनों के लिए होते थे, ये बात तो ठीक है, जमीन के लिए लड़ते थे लोग या फिर पशुओं के लिए लड़ते थे। युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा नहीं होता था, क्यों नहीं होगा, होगा धन का बंटवारा, तो इसका मतलब बी गलत है, 2 गलत है, तो 2 किस में गलत है, कि ये ऑप्शन होगा बी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन भले ही याद ना रहे, लेकिन पेपर में जब डिट्टो आएगा ना, आप लोग आंसर देखते ही कर देंगे, हाँ ये तो करवाया गया था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के प्रशासन तंत्र में युद्ध का सफल नेतृत्व कौन करता था, यानी कि जब प्रशासनिक युद्ध होते थे तो उसमें सफल नेतृत्व कौन करता था। ऋग्वैदिक काल में तो लड़ाई में सबसे आगे राजा ही रहता था। ठीक है, वो तो उत्तर वैदिक काल में राजा लड़ाई में जाना छोड़ देगा, तो राजा का ही मेन काम होता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 15, ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य व्यवस्था पर आपको विचार करना है कि कौन सा असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। राजा का पद आनुवंशिक हो गया था, बिल्कुल ठीक बात है ये तो, ठीक है, बाद में हो गया था। सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी, बिल्कुल ठीक बात है। महिलाओं को सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था, ना जी ऐसा कुछ नहीं था। तो असत्य है कौन सा, 3 किस में है, ये रहा केवल सी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए जी, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा। ठीक है, व्रजपति किसे बोलते थे, चरगाहों का प्रधान होता था। कुलपा परिवार का प्रधान, ग्रामीणी ग्राम का प्रधान। विषपति जन का नहीं, विष का प्रधान होता था। जन का प्रधान तो होता था राजा, यानी कि डी ऑप्शन सही मैच नहीं कर रहा। चलिए आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके सामने कौन सा, इन पे विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है कौन सा है। ठीक है, देखिए जी, ऋग्वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र महान पुरोहित थे, ये तो थे, बिल्कुल सही बात है ये तो। वशिष्ठ उदार था तथा विश्वामित्र रूढ़िवादी थे, ना जी ऐसा कुछ नहीं है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि सही मुझे लग रहा है कि इसमें 1 और 3 है, 1 और 3 किस में है, ए में है, तो आंसर होगा इसका ए। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर, किस पे पहुंच गए हम लोग, 18 पे, 17 हो गए हमारे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए जी आप लोग, ऋग्वैदिक काल में बलि को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया गया, जो पशु बलि होती है ना, बलि को किस रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए जी, एक स्वैच्छिक कर के रूप में, ये आएगा आंसर बिल्कुल, एक स्वैच्छिक कर को बलि कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जी, राजा की सैन्य शक्ति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य है, सच नहीं है जो बात आपको वो बतानी है। ठीक है, राजा के साथ स्थायी सेना होती थी, ना जी ऐसा कुछ नहीं है, राजा के साथ स्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद दे रखा है व्रात गण और सर्ग लड़ाकू कबीला था, ये बात सही है। ग्राम स्थायी सेना का हिस्सा होता था, नहीं जी। सैनिक तत्व प्रबल था, ये बात सही है। इसका मतलब 1 और 3 गलत है, 1 और 3 सी में है, आंसर होगा सी। आगे देखिए जी, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को परिवार में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं को वेदों के अध्ययन का अधिकार भी था।
आपको बताना है इनमें से, इन पे जैसे रीजनिंग में होता है ना कथन को, अब आपको व्याख्या बतानी है इसकी कैसे है, ठीक है। रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना जैसे, उसी प्रकार से। देखिए जी, 1 और 2 दोनों सत्य है, आर ए की उचित व्याख्या करता है ना जी। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता, ये बात सही लग रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों का बात सच है लेकिन दोनों का अलग अलग है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन देखिए जी, आप लोग आपके सामने है स्क्रीन पे। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन जन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। जन के सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक थी ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। ऋचाओं में 2 जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है, ये बात भी सही है, तो आंसर होगा बी 2 और 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22वां प्रश्न देखिए आप लोग। व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ था, किंतु उन दिनों यह विभेदीकरण अधिक जटिल नहीं था। किसी परिवार का एक सदस्य कहलाता था, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरे माता चक्की चलाने वाली हैं। भिन्न भिन्न व्यवसायों के जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। यह विवरण किस काल की सामाजिक व्यवस्था की अधिक स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है। देखिए पूरा का पूरा वाक्य दे रखा है, बता रहा है कि किस समाज के बारे में बता रहा है, ये ऋग्वैदिक काल के बारे में बता रहा है। हम पढ़ तो वही रहे हैं ना, ऋग्वैदिक काल में था ऐसा समाज, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी। ऋग्वैदिक पारिवारिक संरचना के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य है, आपको बताना है कौन सा सत्य है। परिवार पितृसत्तात्मक, देखो जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक था, यहाँ पे पितृसत्तात्मक यानी कि पुरुष प्रधान था। परिवार में वीर पुत्रों के लिए देवता के लिए प्रार्थना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। पुत्र की कामना का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता, सही बात है ये भी। प्रजा और पशु की कामना का को हतोत्साहित किया गया है ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 किस में ठीक है, सी में, आंसर होगा सी। चलिए आगे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 24वें का आप लोगों को सही मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 24 इसके अंदर दे रखा है, सुमेलित कीजिए। तो 24वें का सही मिलान आप लोगों को करना होगा। देखिएगा इसमें पूछा गया है गोत्र, गोत्र जो ए पे दे रखा है, गोत्र का संबंध है जन्मूलक संबंध से, जन्मूलक संबंध से। इसमें दे रखा है जनपद, जनपद बोलते हैं राज्य के क्षेत्र को। कुल, कुल किसको बोलेंगे, परिवार को बोलेंगे। विश हो गया एक कबीला, तो ये किस में बनेगा, ए का दो बनेगा, एक ही है बी में, तो आंसर होगा बी। चलिए आगे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बड़े मज़ेदार होते हैं, अगर आपने समझ रखा है ना तो ही क्वेश्चन कर पाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फायदा है आप लोगों को, ठीक है। देखिए जी, ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति पर संबंध में विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, सच्चाई बतानी है कौन से में है। वे पतियों के साथ यज्ञ में आहुति नहीं दे सकती थी, ना जी ऐसा तो कुछ नहीं, यज्ञ में तो बैठ सकती थी महिलाएं, ठीक है, ये बात तो झूठ है। उन्हें सूक्तों की रचना का अधिकार दिया गया था, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सारी विदुषी हमें मिली है ऋग्वेद में। बहुपति प्रथा का प्रचलन था, सही बात। बाल विवाह का प्रचलन, ना जी ऋग्वेद में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में आया था। 2 और 3 ठीक है, यानी कि बी ए सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 26वां क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का एक वर्ण के रूप में उल्लेख हुआ है। देखिए आपको मैं बता दूं, जितने भी मंडल हैं उनमें से जो 10वां मंडल है उसके अंदर सारे के सारे वर्णों के बारे में, शूद्र ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, किसी भी वर्ण की बात हो तो वो आपको 10वें मंडल में उल्लेख, 10वें मंडल में कास्टिज्म के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार, न जाने कितनी बार आ चुका है, HSSC वगैरह में भी पूछा गया ये क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। चलिए आगे देखिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक मिनट रुकिएगा जी, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सत्ताईसवां क्वेश्चन, 27वां हो गया ना, नहीं हुआ 27वां। देखिए जी,
वैदिक काल में लोहे के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, लोहे के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य दे रखा है। ठीक है, भारत में लोहे का उपयोग 1000 BC से पहले प्रारंभ हुआ, लगभग हो गया था। ठीक है, लोहे से बने औजारों को गंगा घाटी में जंगलों में साफ किया गया, बिल्कुल सही बात है। लोहे का प्रयोग ने भारतीय उपमहाद्वीप में नवीकरण का जन्म दिया, ये बात तो ठीक है, तीनों ही ठीक लग रही है मुझे तो। ठीक है, खैर अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये अभी इतना रफ्तार नहीं पकड़ा था, नवीनीकरण पे नहीं बात आई थी अभी। ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में थे, तो ए और बी दोनों ही ठीक है। चलिए जी आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन देखिए जी आप लोग। तांबे या कांस्य के अर्थ में किस शब्द के प्रयोग से प्रकट होता है कि ऋग्वैदिक आर्यों को धातु क्रम की जानकारी थी? आपको बताना है इसके बारे में। अयस जो शब्द दे रखा है ना, अयस शब्द से हमें ये जानकारी मिलती है। अयस शब्द तांबे और कांस्य के लिए उपयुक्त। आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 29, 29वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा। ऋग्वैदिक कालीन व्यापार और वाणिज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है सत्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें यही दिक्कत होती है कि सत्य और असत्य वाले ही बताने हैं। मतलब ऑप्शन पढ़ेंगे आप लोग, ऑप्शन में लग रहा होगा कि हाँ ये है नहीं है, बड़ी मुश्किल से आपको पता लगेगा। उसके बाद फिर जब आंसर देखेंगे इनके तब ज़्यादा ही दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है व्यापार के बारे में। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है। व्यापार नियमित प्राकृतिक था ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक जन का अधिक संबंध स्थल मार्ग से था, बिल्कुल है। उस समय कौन से शिप चलते थे? हालांकि वो लोग नदियों से व्यापार तो करते थे, लेकिन फिर भी अधिकतर संबंध जो है वो स्थल मार्ग से था। तो आंसर होगा ए, यानी कि 1 और 3। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन देखिए जी आप लोग आपके सामने। आपको इसमें सही मिलान करना है। देखिए जी क्वेश्चन में दे रखा है गौ, अग्नि, स्वित और उषा। आप लोगों को बताना है ये कौन से देवी देवता हैं। सामने जो ऑप्शन है इनके साथ आप लोगों को मैच करने हैं इन देवी देवताओं के नाम। ठीक है, जो गौ है वो आकाश के देवता को बोलते थे। ठीक है, इसमें जो दे रखा है अग्नि, अग्नि जो है वो आग के देवता हो गए। ठीक है, स्वित जो दे रखा है, स्वित सूर्य के देवता थे। उषा जो दे रखा है वो प्रातः काल की देवी का नाम था। तो इसमें आंसर कौन सा बनेगा? पहले का ए, एक का बन रहा है ए और सी में, उसके बाद दूसरे का बी का 3, ये बन रहा है ए में। आंसर बनेगा ए। चलिए जी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन आपके सामने। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की स्तुति को संग्रहित कहा गया है? संग्रहित नहीं किया गया है, किस देवता की स्तुति जो है संग्रहित नहीं है इसके अंदर? तो ऋग्वेद के अंदर प्रजापति देवता के बारे में नहीं है, प्रजापति। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है। आपको बताना है 32वें का, वैदिक धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करके बताना है कौन सा सत्य है। ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं है, चलिए मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। वैदिक धर्म अलौकिक धर्म था, बिल्कुल सही बात है। धर्म में यज्ञों की प्राधान्यता, ना जी ऐसा नहीं है, यज्ञ ही तो थे। उपासना की विधि स्तुति पाठ पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। तो आपको लिख देना है इसमें 1 और 3 दोनों ही सही हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में फिर से आप लोगों को मिलान करना है, लेकिन मिलान ऐसा नहीं करना। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही मैच कौन सा नहीं कर रहा। आपको ये बताना है सही मैच कौन सा नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए जी वरुण जो है वो जल के देवता, बिल्कुल फिट है ये बात। मारुति आंधी के देवता। सोम अंतरिक्ष के नहीं, सोम जो है वो वनों के देवता थे, क्योंकि सोम से निकलता था सोमरस, सोमरस को वो लोग बड़े चाव से पीते थे। इंद्र जो है वो वर्षा के देवता। तो सी आंसर होगा, सी इसमें सही मैच नहीं कर रहा। ठीक है, आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर
34 वेदों के बारे में आ गए अब सारे क्वेश्चन। वेद लिख रखा है ना, यानी कि ऋग्वेदिक समाज, धार्मिक चीजें, वो तो सब समाप्त हो गई। अब आ गए प्रॉपर वेदों के बारे में, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से जितने भी टाइप के बनेंगे वो करेंगे। ध्यान रहे ये चैप्टर पहला ही है ऋग्वेदिक, उत्तर वैदिक का अगले चैप्टर में आएगा उल्लेख, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 34वें क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शत्रुओं की पराजित करने वाला नहीं, दुर्गों को तोड़ने वाला, बिल्कुल। जो दुर्ग होते हैं ना, दुर्ग, उन दुर्गों को तोड़ने वाला, ठीक है। एक बात और बता दूं, ये पुरंदर की उपाधि इनके अलावा मुगलों में से भी किसी ने धारण की है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा उसका, किस मुगल बादशाह ने ये उपाधि धारण की थी, ठीक है। दुर्गों को तोड़ने वाला, जो दुर्ग होते हैं, किले होते हैं, उनको तोड़ने वाला होता है पुरंदर। चलिए, अच्छा एक पुरंदर की संधि भी हुई है, ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। 35वां क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, 35वें क्वेश्चन के बारे में बात करें। पूर्व वैदिक आर्यों में प्रमुखतः धर्म था। जो पूर्व वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे, उनमें प्रकृति की पूजा और यज्ञ ये प्रमुख था। मूर्ति पूजा नहीं थी वहां पे, भक्ति नहीं थी वहां पे, प्रकृति पूजा था। प्रकृति पूजा और यज्ञ इन लोगों को वो लोग प्रेफरेंस देते थे, प्राथमिकता इन चीजों को देते थे वो लोग, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36वां प्रश्न, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा सही है। वैदिक देवता इंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? झंझावात के देवता थे, ये बात ठीक है जी, मैं आपको बताऊंगा ये कभी चैप्टर जब पढ़ेंगे। पापियों को दंड देते थे ना जी, ऐसा तो नहीं करते थे इंद्र देवता, ठीक है। इसके अलावा नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ऐसा भी नहीं है। वर्षा के देवता थे, ये बात बिल्कुल सही है, तो आंसर होगा 1 और 4 यानी कि डी। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें भी आपको सही मिलान करना है चारों वेदों के बारे में, और ये बात तो मैं इतनी बार बता चुका हूं आप लोगों को। देखिए जी, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद है जिसके अंदर स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। उसके बाद देखा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर स्रोत और कर्म कांड है। सामवेद संगीत में, अथर्ववेद तंत्र मंत्र, तो आंसर बनेगा इसके हिसाब से ए, आंसर होगा ए। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न। 38वें क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, वैदिक ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक ग्रंथों के संबंध में आपको विचार करना है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण की जीविका पर वर्णन करता है, बिल्कुल सही बात है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है, बिल्कुल, इसीलिए तो ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, वैदिक संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, ये बात बिल्कुल सही है। पहले आते हैं वैदिक संहिता यानी कि वेद, उसके बाद आते हैं उपवेद, उपवेद के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। सबसे पुरानी जो संहिताएं हैं वो हैं वेद। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 तो नहीं है, यानी कि आज के इस चैप्टर में हम लोग 38 ही क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आपका ऋग्वैदिक काल कंप्लीट। अब 38 के बाद जो क्वेश्चन संख्या 39 से स्टार्ट होगी ना, वो होंगे आपके उत्तर वैदिक काल के क्वेश्चन। तो जो भी लोग अभी फिलहाल इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, शेयर कर दें आप लोग बाद में, और इसको देखने के बाद लाइक कर दें और कमेंट भी करें। मैं आज आप लोगों के ज़्यादा कमेंट पढ़ नहीं पाया, खैर मैं किसी का नहीं पढ़ पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने बोर्ड पे भी क्लास होगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक्चुअल में हमें कंटेंट चाहिए तो ये माध्यम भी सही है, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखता रहे, आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा ना, क्वेश्चन पे ध्यान रहेगा आपका। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।